जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और पैट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य अध्ययन का। यह हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन जो सी टेट, यूपी टेट और पैट में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, साथ ही साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले कि कैसे प्रश्न जो हैं वो इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी आपकी साथ के साथ होती रहे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं, तो उनमें से अगर आप 20 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इन एग्जाम्स को क्रैक। तो चलिए बिना देर करे हुए जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार या इनमें से सभी? तो संवैधानिक सरकार का जो अर्थ है वो है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। संविधान में लिखी हुई बातें और शर्तों पर गठित सरकार और उन शर्तों के अनुसार कार्य करने वाली सरकार को ही संवैधानिक सरकार कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को, कोच को, शिक्षक को या वैज्ञानिक को? तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। इसमें 5 लाख रुपए और द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए? 1886 में, 1896 में, 1906 में या 1916 में? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1896 में, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। कहां हुई थी? तो वो हुई थी एथेंस में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो पियरे डी कुपर्टिन को आधुनिक खेलों का जनक कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। 2020 में ओलंपिक खेल कहां हुए? तो 2020 में जो ओलंपिक खेल हुए वो हुए जापान के टोक्यो में। और 2024 में कहां होंगे? 2024 में ओलंपिक खेल जो होंगे वो होंगे फ्रांस के पेरिस में। ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष कहां आयोजित होता है? मुंबई, अमृतसर, आगरा या जोधपुर? तो स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष मुंबई में आयोजित होता है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 52वां, 73वां, 42वां या 86वां? तो संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 क्या के तहत, किसके? 21 क्या के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क व प्रारंभिक शिक्षा जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? भूलाभाई देसाई ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या सीआर दास ने? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर जो मुकदमा चला था वो चला था 1945 में। कब चला था? 1945 में। तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों की गिरफ्तारी के खिलाफ पैरवी के लिए वकीलों का एक समूह बनाया गया था। इस समूह का जो नेतृत्व किया था वो किया था भूलाभाई देसाई ने, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वक्राकार ईंट सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिली है? कालीबंगा से, लोथल से, चहुंदड़ो से या फिर हड़प्पा से? तो वक्राकार ईंट के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं चहुंदड़ो से, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से हमें तांबे से निर्मित औजार, हथियार और मूर्तियां प्राप्त हुई है। लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था और यहीं से ही चावल, हाथी दांत और चक्की के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा से नटराज की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य क्या है? पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन की प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम या कक्षा में प्रयुक्त होने वाली विषय सामग्री? तो शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या से जो तात्पर्य है वो है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगर परिभाषिक तौर पर कहा जाए तो विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा
पाठ्यचर्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? राग तरंगिणी, स्वरमेल कलानिधि, गीत गोविंद या हृदय कौतुक? तो जयदेव जिस ग्रंथ के रचयिता हैं वो है गीत गोविंद, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। स्वरमेल कलानिधि के जो रचयिता हैं वो है रामामात्य। अगर इसे राग तरंगिणी की जगह राज तरंगिणी कर दूं तो उसके रचयिता होंगे कलहण। याद रखना है, राज तरंगिणी के रचयिता जो हैं वो है कलहण और हृदय कौतुक के रचयिता जो हैं वो है हृदय नारायण देव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? व्याख्यान, दृश्य श्रव्य साधन, कार्य निर्धारण या वाद विवाद? तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन होता है वो होता है दृश्य श्रव्य साधन, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने में जितनी ज्यादा इंद्रिय यूज में लाई जाएगी उतना ही ज्ञान आसानी से प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने, राजस्थान और बिहार ने या तमिलनाडु और केरल ने? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसी सुझाव के तहत 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो दूसरा राज्य बना जिसमें पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसदीय समिति? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का होता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने या दादाभाई नौरोजी ने? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की वो की स्वामी विवेकानंद ने, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। कहाँ की? तो कलकत्ता में की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो की थी वो दादाभाई नौरोजी ने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है? चुंबकीय कंपास में, ग्लोब में, मानचित्र में या नेपियर पट्टी में? सबसे पहले तो आपको टीएलएम की फुल फॉर्म बता देता हूं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनमें से किस में प्रयुक्त नहीं होता? तो देखो, टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो यूज हो सकता है यानी प्रयुक्त हो सकता है वो चुंबकीय कंपास में भी प्रयुक्त हो सकता है, ग्लोब में भी प्रयुक्त हो सकता है, मानचित्र में भी प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन नेपियर पट्टी में इसका प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि यह मैथ से रिलेटेड है, यानी गणित विषय से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2, 10, 12 या 15? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं किया जा सकता। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि कौन सा सदन कभी भंग नहीं किया जा सकता, तो वो है राज्यसभा। वर्तमान में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है 245। लेकिन अगर अधिकतम सीटों की बात की जाए कि राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है, तो 250 सीटें हो सकती हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष का, लेकिन हर 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्य जो हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? चेचक या बड़ी माता, डिप्थीरिया, तपेदिक या टीबी या टाइफाइड? तो बीसीजी का टीका तपेदिक रोग यानी टीबी रोग से बचाव करता है। यह बचपन में यानी जन्म के समय लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तानसेन दरबारी गायक थे किसके? हुमायूं के, बहादुर शाह जफर के, अकबर के या औरंगजेब के? तो तानसेन अकबर के दरबारी गायक थे, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इससे पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ थे, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? काहिरा में, मार्गेरिटा में, या दिल्ली में या लुसाका में? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है वो 2 भागों में बटा था, एक सौम्यवादी यानी रूस और पूंजीवादी यानी अमेरिका। तो कुछ देशों ने इनसे दूरी रखते हुए एक समूह
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। इसका जो उद्देश्य था वो नए देशों के हितों की सुरक्षा करना था। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1961 में। कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। इसका जो 17वां सम्मेलन था वो हुआ था वेनेजुएला के मार्गेरिटा में। इसका जो 18वां सम्मेलन हुआ वो 2019 में कहाँ हुआ? अजरबैजान में। और 19वां सम्मेलन जो होगा वो 2023 में ही होगा। कहाँ? युगांडा में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 120 सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? जैन, सनातन, बौद्ध या ईसाई? तो अजंता के जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी या गृह कार्य पूर्ण करना। तो एक अभिप्रेरित शिक्षण का जो संकेत होता है वो होता है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। कक्षा में किसी छात्र द्वारा प्रश्न पूछने से स्पष्ट होता है कि छात्र जो है वो शिक्षण अभिप्रेरित है, यानी शिक्षण क्रिया में वे योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह कथन का श्रेय डैश को जाता है? किसको? पावलोव को, पियाजे को, कोटलबर्ग को या स्किनर को? तो बच्चे दुनिया में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? तो वो है दूसरा ऑप्शन, यानी पियाजे का। जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। सबसे पहली है संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद आती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अंतिम आती है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसकी एक तकनीक है? तो वो है निदानात्मक मूल्यांकन की, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है सीटेट में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है या पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है? तो अभिप्रेरणा का जो कार्य है वो है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही है, सही हो सकता है, बुद्धि में विभिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? तो लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुसरण करना? तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है? तो वो है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया स्कूल जाने से पूर्व प्रारंभ होती है और आपको पता है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो यही प्रश्न प्रीवियस ईयर में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और साथ ही साथ सीटेट यूपीटेट में भी पूछे जा चुके हैं। उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे थे ताकि आपको पता चले कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा और हर बार लेकर आता रहूंगा। इसलिए बस चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, शेयर करना है वीडियो को अपने दोस्तों के पास और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।